ये मामला आजाद भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। मनमोहन सिंह दोबारा से प्रधानमंत्री बने। अजीज बर्नी अमेरिकी यात्रा पर गया 90 पत्रकारों के साथ। करकरे को नायक बनाने की साजिश की गई। करकरे की जो मौत हुई उसको यह साबित करने की कोशिश की गई कि गुजरात एटीएस ने इसको मार दिया। अजीज बर्नी इसको साबित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को इतना इंटरेस्ट क्यों था। नरेंद्र मोदी ने क्यों 1-1 करोड़ रुपए दिए? भारत सरकार ने नहीं दिए, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिए, तो नरेंद्र मोदी ने क्यों दिए? नमस्कार, कैसे हैं आप? 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राना एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए ने जब तहब्बुर राना की एकमात्र तस्वीर जारी की तो उसी समय एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसका विश्लेषण सोशल मीडिया के अलग अलग पॉइंट पे किया और उसी समय हमने ये बताया कि तहब्बुर राना का एक तस्वीर जो आया है उसके अलावा कोई दूसरी तस्वीर नहीं आई। ये फ्रेम जब मुझे तमाम टेलीविजन चैनल पर सिर्फ यही दिखने लगा तो मुझे समझ में आया कि आखिर ये मामला भारत के इतिहास में अब तक के तमाम आतंकी हमलों से अलग क्यों है। यह मामला आजाद भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। यह संसद पर हमले से बड़ा हमला था। यह भारत के पूरे अर्थतंत्र को तोड़ देने वाला था। संसद पर हमला आतंकी साजिश थी, लेकिन मुंबई पर आतंकी हमला हमारी सरकार की साजिश थी। यह परत दर परत अब खुलना है। 18 दिन तक तहब्बुर राना के पुलिस कस्टडी में उस किताब पर भी तहब्बुर राना से पूछताछ होनी है और तय सी बात है इसमें दिग्विजय सिंह और अजीज बर्नी पर भी सिकंजा कसा जाना है। यही बेचैनी है कि आपको सुनाई दिया होगा कि कपिल सिब्बल समेत तमाम लोग मैदान में कूद गए। यह किताब मार्केट से गायब है। यह किताब मार्केट से गायब है। 26/11 आरएसएस की साजिश। यह किताब मार्केट में अब नहीं है। यह किताब आनन फानन में 750 पेज की किताब, 788 पेज की यह किताब रातों रात छाप दी गई। 2 साल बाद यह किताब आई और तब आई जब अजमल कसाब के बारे में यह पता चल गया था कि वो पाकिस्तानी आतंकी है। बीबीसी ने उसके ठिकानों के बारे में स्वीकार कर लिया। उसके ठिकानों पे जाकर के लाहौर के पास एक गांव में है, उस गांव के भी बारे में पता चल कर लिया। लेकिन ये अब तक ये चीजें नहीं आई। आरएसएस की ये साजिश सिर्फ आरएसएस की साजिश ही या इसके पीछे असली खेल था? क्या इसमें सिर्फ किताब जो लिखा गया था वो आरएसएस की साजिश है? और अब चूंकि मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम इस दस्तावेज के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे कि दरअसल ये 26/11 ये जो झूठ का पुलिंदा था जो अब मार्केट किताब में उपलब्ध नहीं है, ये किताब उर्दू में क्यों छपी। इसमें बहुत कुछ ऐसे हैं जिसको अलग अलग ढंग से विश्लेषण करने की जरूरत है। यदि आप कहेंगे तो मैं इसको अलग अलग पेज में कहूंगा। यह किताब उर्दू में आई, लेकिन आप जब देख रहे होंगे इसका जो हेडलाइन है वो हिंदी में आ गया। उसका जो पूरा जो पंपलेट है वो उर्दू ट्रांसलेट बेसिकली ये किताब मूल रूप से उर्दू में थी। उर्दू में इसलिए थी कि इस किताब में कोई मेहनत नहीं किया गया था साहब। इस किताब में सिर्फ और सिर्फ उर्दू अखबार का सहारा लिया गया था। इस किताब में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे यह बताया जाए कि आरएसएस की साजिश है। इसकी सिर्फ हेडिंग ऐसे दी गई कि ये साजिश आरएसएस की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। सिर्फ इस किताब का नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। इस किताब के प्रस्तावना समेत इसकी बुनियाद को पढ़ने के बाद यह साफ होता है कि यह किताब आरएसएस को नहीं नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए था। अब मैं आपको जरा इस चीज को बताता हूं कि ये अजीज बर्नी है। ये जुल्फी वाला जो है
ये जब मैं सहारा अखबार में हुआ करता था तो हमारे उर्दू अखबार का संपादक हुआ करता था। ये उर्दू अखबार का संपादक था, इसकी ताकत जो है हिंदी अखबार के संपादक से ज्यादा हुआ करती थी। मनमोहन सिंह के साथ विदेश यात्रा में अक्सर यही जाया करता था। 2009 में जब मनमोहन सिंह दोबारा से प्रधानमंत्री बने, अजीज बरनी अमेरिकी यात्रा पर गया 90 पत्रकारों के साथ, लेकिन इसके एजेंट होने के कारण, भारत विरोधी एजेंट और इन तमाम चीजों के कारण, अमेरिका में 9/11 में भी इस पर संदेह के कारण इसको रोक दिया गया और ये प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत और अमेरिका के प्रधानमंत्री के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं जा पाया। आजकल अजीज बरनी घर में छुपा हुआ है। इस किताब के लिए अजीज बरनी ने माफी मांग ली थी। दरअसल अजीज बरनी ने कहा कि मुझसे किताब लिखवाया गया है। अब जरा इस किताब की चीजों पर आप जाएंगे। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, इस किताब के अलग अलग खेल पे आप जाएंगे। दरअसल 2009 में लोकसभा चुनाव मई में होना था। मई में लोकसभा का चुनाव होना था और नवंबर में ये एक प्लान्ड वे में नवंबर में 26/11 को अंजाम दिया गया। 26/11 को जो अंजाम दिया गया वो नवंबर में दिया गया और मई में 6 महीने बाद सरकार आनी थी। अब बहुत बहुत बारीकी से दरअसल इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। नवंबर में 26/11/2008 को हुआ और मई में चुनाव होना था। उस समय में इंडिया साइनिंग करके जो मुद्दा 2004 में नहीं चल पाया, 2009 में पीएम इन वेटिंग करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चलने लगी बात। सॉरी, LK आडवाणी को। नरेंद्र मोदी गुजरात में छाए हुए थे और जैसे आज योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है कि योगी देश का नायक है, 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक नायक बनकर के उभर रहे थे, क्योंकि इतना षड्यंत्र नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किया, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी नायक बनकर उभर गए थे। नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से तबाह करने की जो साजिश रची गई थी वो गुजरात में 2002 के दंगे के बाद वो फेल हो गया था। अब जरा इस बात को समझिएगा। इस किताब के मूल प्रस्तावना, मुख्य बिंदु जो हैं, जो इसे छापा गया, संघ परिवार के साजिश, मोसाद और CIA ने की मदद, अमेरिका के शह पर सऊदी अरब मौलाना बेदी ने 26/11 के जिहादियों को इकट्ठा किया, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावरों को मुंबई पहुंचाने और होटल में रुकवाने की मदद की। इस पूरे खेल में नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया कि इसको टारगेट नरेंद्र मोदी को किया जाए और RSS जो है अब नरेंद्र मोदी और इन सबका गुलाम हो गया। इस किताब में 1993 के बाद देश में हुए धमाके में RSS और मोसाद की गठजोड़ का नतीजा है। यह साबित करने की कोशिश की गई है कि 1993 के बाद जितने भी बम धमाके हुए हैं उसमें सबकी जो भूमिका है वो 26/11 प्रूव कर देने के बाद, 26/11 RSS की साजिश बेसिकली RSS की नहीं, ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, ये प्लान किया गया था। आज डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं किया सकता था, इसीलिए इसका किताब का नाम RSS की साजिश रखी गई और लगभग 788 पेज। सोचिए दोस्त, हम लोग लेखक भी हैं, मैंने किताब लिखी, 4-5 साल रगड़ गए उस किताब के छपने में, उस किताब के अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में, और ये किताब आनंद फानन में लिख दिया गया। दरअसल कांग्रेस को इस बात का अंदाजा था, उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इन्हें इस बात का अंदाजा था कि 2009 में LK आडवाणी प्रधानमंत्री हो सकते हैं और नरेंद्र मोदी का कद इस कदर बढ़ रहा है कि आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने में मोदी की बड़ी भूमिका है, और एक बार यदि आडवाणी दोबारा से आ गए तो फिर कांग्रेस का समूल नष्ट हो जाएगा और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी प्रभावशाली हो जाएंगे। इसीलिए इसमें आडवाणी को घेरा गया और मालेगांव इस पूरी चीजों में कि इस 26/11 को यदि हम साबित कर देंगे कि RSS की साजिश है, नरेंद्र मोदी की साजिश है, तो ये पूरा खेल अतीत का 2004 से लेकर के 2009 तक के जितने भी सीरियल ब्लास्ट हैं उस सबको हम RSS की साजिश कर देंगे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से में लोग रुके हुए हैं। और इस पूरे मामले में करकरे को नायक बनाने की साजिश की गई। करकरे की जो मौत हुई
उसको यह साबित करने की कोशिश की गई कि गुजरात एटीएस ने इसको मार दिया। इस किताब में इस स्तर तक साबित किया कि सोचिए, इस किताब के संपादक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये कमाल की बात है कि अजीज बर्नी जो बीमार होने का नाटक कर रहा है, उस बर्नी को गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया है। आप चौंकेंगे, इसमें यहीं तक नहीं है, पुस्तक के प्रस्तावना में क्या है जरा सा देखिए। इस पूरी चीजों में साबित करने की कोशिश की गई संघ परिवार ने 26/11/2008 को मुंबई में होने वाले आतंकी हमले की साजिश रची। किसने रची? संघ परिवार ने। आतंकवादी उद्देश्य था हेमंत करकरे का कत्ल। चूंकि हेमंत करकरे ने साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया था, हेमंत करकरे बेसिकली दिग्विजय सिंह का आदमी था और ये पूरा खेल दिग्विजय सिंह ने किया था। अब आगे देखिए, अब दरअसल इस पूरे खेल को यदि समझेंगे तो सुदर्शन टीवी पर यह किताब लिखता है कि सुदर्शन टीवी पर, सुदर्शन में अगर अजमेर बम धमाके की साजिश में इंद्रेश का नाम सामने आने के बाद बौखलाहट में आई सुनियोजित ढंग से जांच को प्रभावित करने के लिए तमाम घटनाओं का आरोप प्रत्यारोप को शक्ल देने की कोशिश में सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल 26/11 के बाद सोनिया गांधी शिकंजे में आ रही थी कि पूरा खेल सोनिया गांधी के इशारे पर दिग्विजय सिंह ने किया है। 22 नवंबर 2010 को आरएसएस के गढ़ नागपुर में आयोजित विदर्भ मुस्लिम बुद्धिजीवी फोरम में मंच में दिया गया। तो मैं आज इतने स्पष्ट शब्दों में वह सब नहीं लिख पा रहा जो इस वक्त आपकी नजरों के सामने है। इसमें साबित की गई कि 26 नवंबर की शक्ल देख लें, संभव है कि यह सब हालात की रोशनी में हमारा एक कयास हो, मगर जांच के इस दृष्टिकोण को शामिल किया जाना जरूरी है। साथ ही आरएसएस ने अपने देशद्रोही साजिश में इजराइल की प्रशिक्षित फौज और कमांडो का सहयोग लिया। जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण के में आमतौर पे जो इजराइल से नफरत है, वो चीजें सामने आ गई। मामला यहीं तक नहीं है। अब यदि मैं वो चीजें डाल पाया हूं या नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। बर्नी की पृष्ठभूमि कितनी विवादित है, ये मैं पीछे भी कह चुका हूं। इसका अंदाजा इसी से लगाया सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा में के दौरान 90 पत्रकार गए थे। इसमें बर्नी को मनमोहन ओबामा के 24 नवंबर 2009 के प्रेस मीट में जाने से रोक दिया गया। अब सोचिए, इस किताब की कुल 25,000 प्रतियां छपी। मेरी पुस्तक की पहली प्रतियां हमने 1,000 छापी थी, तब जब YouTube पे मुझे भरोसा था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इसे खरीद पाएंगे। 25,000 प्रतियां छापी गई और इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश में बांटा गया। इस किताब में साफ साफ है कि कैसे, जबकि इस किताब पर न्यायालय में केस है, फिर भी इस पर कुछ भी नहीं हुआ। अब आप इस चीज से चौंकेंगे कि 25,000 प्रति ये कैसे इतने दिनों में ये बेच दिया गया। अब देखिए जरा सा, मैं क्यों कह रहा हूं। 2009 में एलके आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री के लिए पीएम इन वेटिंग का नारा चल रहा था कि 2004 में जो गलती हो गई वो 2004 की गलती को सुधारा जाए। और संघ ने जैसे 2024 में नरेंद्र मोदी को झटका दिया था, माना जा रहा है कि उस समय आडवाणी और वाजपेयी को भी थोड़ा अहंकार हो गया था, तो संघ ने उस समय भी इनको टाइट करने की कोशिश की थी। और यही वजह है कि 2004 में अटल जी की सरकार दोबारा नहीं आई और उस सदमे में अटल जी इतने रहे कि घर से बाहर नहीं निकल पाए। मोदी और आडवाणी जैसे लोगों को इंटरनेट पर खुद को हिंदू कह रहे हैं, ये लोग मालेगांव धमाके की जांच को देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए करकरे बहुत जल्दी प्रवीण तोगड़िया का नाम भी लेने वाले थे, छोटा राजन का भी, लेकिन इससे पहले कि करकरे को रास्ते से हटा दिया गया और विदेशी एजेंसियों के इशारे पर फिर आपस ताकते हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती है। अब इसमें बर्नी को सुपारी दी गई कि चूंकि हेमंत करकरे ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया था और इसमें वो मारा गया, हेमंत करकरे मारा गया, तो ये पूरा प्लान हेमंत करकरे की जो मौत हुई इस 26/11 में, तो पूरी साजिश, चूंकि ब्लू व्हाइट बॉय बन चुका था कांग्रेस का हेमंत करकरे के माध्यम से ये पूरा खेल होना था। इसके लिए कांग्रेस इस बड़ी तैयारी में थी, लेकिन वो खेल नहीं हो सका। अब आप इस चीज को देख करके चौंकेंगे कि जो मैं इस चीज को पढ़ रहा हूं, इस पूरे खेल को, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें है, ओबराय होटल के मालिक भी मोदी से गहरे दोस्त हैं।
ये पुस्तक लिखता है कि ओबराय होटल के मालिक भी मोदी के गहरे दोस्त हैं। उन्होंने गुजरात के अंदर करोड़ों रुपए की पूंजी लगाई। मुंबई ऑपरेशन के पहले ही से आतंकवादी कितने दिनों से पहले ताज और ओबराय में ठहरे हुए थे। इन दोनों 5 स्टार होटलों में से कब इसे हथियार गोला बारूद इकट्ठा किया गया? मतलब अजीज बर्नी अपनी पुस्तक में यह साबित कर रहा है कि ओबराय होटल चूंकि नरेंद्र मोदी के मित्र का होटल है, उसके गहरे दोस्त हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वहां पर ओबराय होटल में हथियार रखवाया। ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ओबराय होटल में रखवाया गया और अपनी बात को कंट्राडिक्ट करा। इन दोनों 5 स्टार होटलों में से कब ये हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे? क्या यह होटल प्रबंधकों के सहयोग के बिना संभव था? नरीमन हाउस की बात करें तो वो वास्तव में हैरान हूं। मोसाद द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन में यहूदी क्यों मारे गए? मोसाद हर हाल में दहशतनाक जुइज्म में विश्वास करता है और इस किताब में आगे पूरी तरह से कहा गया है कि हिंदुत्व की तरह वह भी एक फांसीवादी आइडियोलॉजी पर चलता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदुइज्म सनातन का हिस्सा नहीं है, प्रज्ञा सिंह के मामले में सनातन धर्म के लोगों ने हिंदुत्व का विरोध किया। इस पूरी चीजों को यदि आप समझिएगा तो आपको लगेगा कि इस देश में रह करके इस तरह की किताब छापने की हिम्मत। बुनियादी तौर पे आरएसएस ने जो जमात खड़ी की है उसके ऊपर अब खुद उसका कंट्रोल नहीं रहा। मोदी की शक्ल में इस जमात में मोसाद के साथ साठगांठ कर ली है। यहां इस बात को भी याद रखिए कि मोसाद का संबंध पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से भी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में सक्रिय बहुत से जिहादी गिरोहों का रिमोट कंट्रोल है मोसाद और अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए के हाथ में है। इस पूरी चीज में आगे कहा गया कि जब ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए तो गुजरात होते हुए आए और इस गुजरात की सरकार ने उसको आने की अनुमति दी। मतलब पाकिस्तान से जो कसाब एंड टीम आया उसमें नरीमन हाउस को केंद्र बनाया गया और इसमें इन लोगों ने मिल करके प्लानिंग की और प्लानिंग करके नरेंद्र मोदी ने इन सबको मुंबई में जुगाड़ किया उस होटल में। मतलब गुजरात होकर क्या है, ये पूरी व्याख्या की गई, इसमें कभी चर्चा नहीं थी। दरअसल तब आपको पता चलेगा कि पूरा खेल क्या था। करकरे की सच्चाई के सामने ला रहे थे कि 1993 को छोड़कर अब तक के देश में हुए सभी धमाके संघ और मोसाद के गठजोड़ का नतीजा है। आप इसकी बीबी से जाकर पूछें, अपनी मौत से पहले इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने रखने जा रहे थे। इसके बाद इस देश को छोड़कर वो कहीं बाहर जाना था। कैसा नैरेटिव बनाया गया कि करकरे अपनी बीवी को ये बताया गया था और करकरे मौत से पहले इसका खुलासा करने वाला था और देश छोड़कर जाने वाला था। इसीलिए ये पूरा खेल किया गया और ये पूरा मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल है। मुंबई में रहने वाला एक गुजराती हिंदू CNN IBN पर आया और उसने दावा किया कि नरीमन हाउस के संदिग्ध गतिविधि जारी थी और बहुत से विदेशी लोग इसमें आते जाते थे। फिलहाल रॉ और गृह मंत्रालय में शिवराज पाटिल के विरोधी अधिकारी करकरे के कत्ल मामले में गुजरात ATS की भूमिका की छानबीन कर रही है। इसमें पूरा ये कह दिया गया कि पूरा जो ये खेल था वो गुजरात ATS का था। मामला यही नहीं है, ये कितना बड़ा खेल है कि इसमें कहा जा रहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय खरीदे हुए सैनिक इसमें थे। जो इंडियन आर्मी है उसको ये किताब कह रहा कि खरीदे हुए थे। और ये सब चीजें सोचिए, ये सब चीजें तब हो रही है जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी सरकार थी। गृह मंत्री उस समय कपड़े बदल रहे थे। इस पूरे चीज में हेमंत करकरे को, मुंबई ATS प्रमुख हेमंत करकरे को सबसे पहले मार दिया गया। ये वही शख्स था जो मालेगांव बम में तफ्तीश की जांच कर रहा था, जिसने एक के बाद एक कई हिंदू संगठनों के नाम शामिल थे। अब इससे साबित करने की कोशिश इसने की है। यह बात सच है कि मुंबई पहुंचने वाले आतंकी समुद्र के रास्ते से शहर में घुसे, लेकिन क्या उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की थी? फिर गुजरात से या हिंदुस्तान के अंदर किसी नजदीकी इलाके में समुद्र के रास्ते से क्यों गए? ये बता रहा है कि पुस्तक में अजीज बर्नी कि दरअसल गुजरात के रास्ते से आए और नरेंद्र मोदी ने खेल किया। खुद मीडिया भी इससे अनजान था। लश्कर तैयबा के जिहादी भी दाढ़ी और पगड़ी के बरक्स इन नौजवानों की दाढ़ी मुड़ी हुई थी। क्या ये वास्तव में जिहादी थे? अब ये किताब कह रही जो आप हम और कलावा बांधते हैं ना, ये कह रहा संघ के लोग बांधते हैं।
मतलब जो आरएसएस से जुड़े हुए वही। इसीलिए कसाब के पास जो था वो कलावा, वो इसलिए था क्योंकि वो हिंदू था, ये साबित करने। सबसे पहले मोदी ने ही इस हमले के मारे गए सुरक्षा कर्मियों में से हर एक को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात की। ये किताब लिखता है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने मारे गए सुरक्षा कर्मियों को 1-1 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने सबसे पहले क्यों देने की घोषणा की। इसका मतलब है कि जो लोग मारे गए और जो ये सब, देखिए मारे कौन गए, इंडियन आर्मी के लोग थे, भारत की सरकार थी, हाँ, हमारी सुरक्षा कर्मी थे, और गुजरात की सरकार ने उन सबको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। अजीज बर्नी इसको साबित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को इतना इंटरेस्ट क्यों था। नरेंद्र मोदी ने क्यों 1-1 करोड़ रुपए दिए, भारत सरकार ने नहीं दिए, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिए, तो नरेंद्र मोदी ने क्यों दिए। इस पूरी चीजों को आप देखने पर लगेगा हालात उस वक्त फौरन बदल जाते जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आते हैं। मोदी से पहले सोनिया गांधी प्रधानमंत्री और एलके आडवाणी को भी मुंबई का दौरा होता है। कह रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री में सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री क्यों गए। और मोदी तो इसीलिए जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी इसीलिए जाने जाते हैं कि वो एक्शन, और इसीलिए वो राष्ट्रीय नायक बनते चले गए। अब इस पूरे खेल में आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी स्ट्रेटजी यही थी कि नरेंद्र मोदी की साख खत्म की जाए, नरेंद्र आडवाणी की साख खत्म की जाए और नरेंद्र मोदी को बर्बाद कर दिया जाए। ये पूरा एजेंडा ही नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने का था, क्योंकि कांग्रेस को यह लग गया था कि मोदी का कद बहुत बड़ा होने वाला है। और यही वजह है कि 2002 के गुजरात दंगे भड़काने वाला बीएचपी का ही कैडर है, जिन्होंने बीजेपी के लीडरों के साथ मिलकर 2000 मुसलमानों की बड़ी बेरहमी से कत्ल किया या दूसरों की कत्ल करने के लिए उकसाया। हर कोई यह जानता है कि बीएचपी बजरंग दल ने गुजरात में क्या किया। 2002 के में गुजरात दंगे को भड़काने वाला बीएचपी का ही कैडर था, जिन्होंने बीजेपी के लीडरों के साथ मिलकर 2000 मुसलमानों को बेरहमी से मार दिया। और इन सब का जो है मास्टरमाइंड किस तरह से नरेंद्र मोदी है। जिस तरह से बाबरी विध्वंस की शहादत में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को महसूस करने के लिए उन सभी सरकारों को बर्खास्त किया गया था, भाजपा की थी, उसी तरह अगर भाजपा इन हिंदू उग्रवादी पार्टियों का रिश्ता साबित होता है तो भाजपा के चुनाव के बाद उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और हमें संतोष होगा कि एटीएस ने हिंदू जागरण मंच की समितियों का संस्थान को उद्धृत किया है। अब देखिए, इसमें यह साबित करने की कोशिश की गई, जैसे 92 में भाजपा शासित राज्यों को बर्खास्त कर दिया गया, यह प्लान था कि इसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। यह 26/11 आरएसएस की साजिश बेसिकली नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए था। और ये पुस्तक इसीलिए लिखता है कि जैसे 1992 में तब की नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, बाबरी विध्वंस हुआ, उसके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार थी, इन सबको बर्खास्त कर दिया गया। अजीज बर्नी कहता है कि इसी तरह से जब ये साबित हो गया है तो गुजरात की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और नरेंद्र मोदी की जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को खत्म कर देनी चाहिए। इस पूरा खेल में दिग्विजय सिंह की भूमिका है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अहमदाबाद बम धमाके के बाद सूरत में 28 बम मिले और ये 2 कारें बारूद मिली थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की कोई भूमिका थी या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस किताब में दिग्विजय सिंह का ये बयान भी छपा। साध्वी प्रज्ञा ने एनजीओ में नरेंद्र मोदी आर्थिक सहायता करते थे। देखिए, एक एक पॉइंट इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई है। कि किताब लिखता है कि साध्वी प्रज्ञा के एनजीओ को नरेंद्र मोदी आर्थिक सहायता करते थे और यही आर्थिक सहायता मुंबई आतंकी हमलों में भी नरेंद्र मोदी ने की और उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए भी दिए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का एक गरीब परिवार सूरत आकर मालदार बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसके बारे में जांच करवाने की मांग की। नरेंद्र मोदी के आर्थिक सहयोग के बदले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में भाग लिया। अब ये कड़ी दर कड़ी इस किताब के माध्यम से नरेंद्र मोदी को यह साबित करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी ने ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी और नरेंद्र मोदी ही इसके पीछे था। नरेंद्र मोदी ही ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तैयार किया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मोदी का प्रचार किया। दरअसल आरएसएस की साजिश 26/11 वो पूरा घेरने का खेल ही जो था वो नरेंद्र मोदी को घेरने का था।
अब कल्पना कीजिए 1 मिनट के लिए, यदि कसाब तुकाराम ने कसाब को नहीं गिरफ्तार किया होता, यदि कसाब जिंदा नहीं गिरफ्तार हुआ होता, तो 26/11 आरएसएस नहीं नरेंद्र मोदी की साजिश होती। और आज जो मोदी आपको दिख रहे हैं ना, भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री, वो आज जेल में होते। अजीत बर्नी और दिग्विजय सिंह ने उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। सत्ता की ताकत कितनी ज्यादा होती है, इस बात को समझिए। यदि ईश्वरीय न्याय नहीं होता, यदि भगवान का कहीं ना कहीं इसमें करिश्मा नहीं होता और कसाब मारा जाता, तो यह साबित हो गया था कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, और आरएसएस नहीं, नरेंद्र मोदी की साजिश थी। तो आज जो मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, वह सलाखों के पीछे होते। ये कांग्रेस होना है। इस देश को समझना पड़ेगा कि 26/11 पर लिखी गई वो पुस्तक जो अजीत बर्नी ने लिखी थी, उस पुस्तक के पीछे कितना बड़ी साजिश थी। इस देश को समझना पड़ेगा कि इस देश की सरकार ही वो खेल कर रही थी, अपनी सरकार, अपनी और यही वजह कि आज कपिल सिब्बल से लेकर के महाराष्ट्र के तत्कालीन उस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सब ने एक नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। ये किताब आरएसएस की साजिश नहीं बता रहा है, ये किताब नरेंद्र मोदी की साजिश बता रहा है कि मुंबई आतंकी हमला नरेंद्र मोदी की साजिश थी। और उस किताब को लिखने वाला, जिसने सब साजिश की कहानी लिखी, वो कह रहा है कि हमसे प्रेशर देकर करवाया गया। वो पहले ही कह गया कि हमसे दिग्विजय सिंह एंड टीम सबने प्रेशर देकर करवाया। और यही वजह है कि जब पार्लियामेंट के अंदर, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी बहुत गंभीरता को समझिएगा, जब संसद के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बड़ा प्रेशर देकर के ये कहा, किसको? दिग्विजय सिंह को, कि आज तुम्हारे पास अवसर है, तुम ये बता दो कि तुमने नहीं कहा आरएसएस की साजिश। और मैं बार बार आपको दिखाता हूं कि क्यों दिग्विजय सिंह के पांव कांप रहे थे। दिग्विजय सिंह का कांपता हुआ पांव बहुत कुछ बता रहा है। आखिर दिग्विजय सिंह इस पूरे खेल में क्यों ऐसा जिम्मेदार थे, बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है। अब देखिए ये बेशरम आदमी किस तरह हाँफ रहा है, कितना डरा हुआ है। कई बार मैंने इसकी व्याख्या इसको समझ कई बार कहा कि दिग्विजय सिंह किस तरह कांप रहा है, हाँफ रहा है, हाथ पैर फूले हुए हैं, शब्द जो है कांप रहे हैं। ये आपने ऐसा दिग्विजय सिंह आपने कभी नहीं देखा होगा। ये थेथर टाइप का दिग्विजय सिंह आपको इस तरह से कांपता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो कह रहा है कि मैंने कभी नहीं कहा, उसके वो वीडियो भी हैं साक्ष्य के रूप में कि उसने कैसे कहा था। तब आपको लगेगा कि दिग्विजय सिंह ने पूरी स्क्रिप्ट कैसे अजीत बर्नी से लिखवाई। अजीत बर्नी और nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11। कार्रवाई निश्चित तौर पे अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। Their RSS activists with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support are अब सोचिए कि कुछ बच गया क्या। दिग्विजय सिंह साफ साफ कह रहा है अशोक सिंघल है, आरएसएस है और इन्हीं की भूमिका है। और संसद में अब रिपोर्ट में आ गया कि वो कह रहा है कि नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं, इन लोगों की साजिश है। तो अब क्या लट्ठ नहीं बजरना चाहिए। लेकिन इन सबसे अलग समझिए जिसपे कभी चर्चा नहीं हुई, इस देश को इस बात को समझना कितना गंभीर है कि आरएसएस का मामला ही नहीं था, ये पूरी प्लानिंग कांग्रेस की थी। क्योंकि सोनिया गांधी को लग गया था कि 2009 में यदि एल के आडवाणी सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके बेटे का करियर खत्म हो गया।
ये सोनिया गांधी को अंदाजा था कि यदि एलके आडवाणी की उम्र हो रही है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ये साफ दिख गया था। इसीलिए पूरी 26/11 करवाया ही गया, इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी को फंसा करके उसे जेल में डाल दिया जाए। ये किताब, ये पूरी तरह से इसकी एक वानगी है कि 26/11 क्या था, एक कैसा ये झूठ का पुलिंदा जो रचा गया वो क्या था। इसीलिए क्यों हाफिज सईद कहता है कि वहां पर बरखा दत्त है, वहां पर कांग्रेस पार्टी है, वहां दिग्विजय सिंह है, ये सब क्यों कहता है? इसका मतलब है कि पूरी प्लानिंग हुई। और यही वजह है कि कभी मनमोहन सिंह ने 26/11 के लिए पाकिस्तान को घेरने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि कभी भी 10 साल तक सोनिया की मनमोहनी सरकार जो आने वाले समय में 6 साल तक रही, उसने कभी इस खूंखार आतंकी तहब्बुर राना को भारत लाने की कोशिश नहीं करी। अब वो भारत आ चुका है, अब उससे परत दर परत पूछताछ होनी है। उसके बाद तय सी बात है इसमें, और किस किस का पूरा राज अजीज बरनी जब खोलेगा तो लोग चौंक जाएंगे। मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण है। पहली बार ये फैक्ट सामने लाया जा रहा है कि कैसे इसके पीछे एलके आडवाणी और नरेंद्र मोदी की बर्बादी की साजिश थी, ताकि एकदम से हमेशा के लिए भाजपा खत्म हो जाए। पूरी तैयारी इसी बात को लेकर थी कि हमेशा के लिए भाजपा नामक पार्टी खत्म हो जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त करके मोदी को जेल भेज दिया जाए, ताकि निष्कलंक रूप से सोनिया अपने बेटे को भारत का प्रधानमंत्री बना दे। इतनी बड़ी साजिश थी। देश को इस साजिश का सच पता चलना चाहिए। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आया, यदि आप चाहते हैं कि इससे कई और खुलासे मैं आपको रखूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी और एक एपिसोड में नहीं संभाला जा सकता, इसके विश्लेषण की जरूरत है। और परत दर परत इसे समझने के लिए आप कमेंट्स लिखेंगे तो हम इसमें अन्य चीजें और इसे और क्लियर कर पाएंगे कि अजीज बरनी से क्यों लिखवाई गई किताब। ये 800 पेज की किताब इतनी जल्दी कैसे छप गई, क्या कुछ है, ये जो हेडिंग है उसके पीछे अंदर और क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जय हिंद।